आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट और उसका टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स क्या होते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट और सीवेज आर टर्म्स एज एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, यानी जो एग्रीकल्चर के वेस्ट या सीवेज हैं उनको हम एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कंपोजिशन, यानी कि एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के अंदर जो उसके मेजर कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं। इसकी कंपोजिशन में दो मेजर कंपोनेंट है। नंबर 1 फर्टिलाइजर खादें एंड पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल्स हैं पेस्टिसाइड्स। इन दोनों कंपोनेंट्स के जो कि एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के तौर पे काम करते हैं, इनके इफेक्ट्स या डैमेजेस को पढ़ने से पहले हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं कि इनको हम इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्यों करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजर टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि दिन ब दिन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिससे खुराक की ज़रूरियात को मीट करने के लिए हमें अपनी ज़मीन को, सॉइल को लगातार कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। नतीजा क्या निकलता है कि हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस साल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो फिर इस डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ऐसी क्रॉप्स और प्लांट्स, उनकी ग्रोथ बेटर हो जाती है। सेकंड, पेस्टिसाइड्स। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो पेस्ट को किल करने के लिए या फिर पेस्ट की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये पेस्ट हैं क्या और होते क्या हैं? पेस्ट से मुराद वीड्स हैं, जो कि झाड़ियाँ, हर्ब्स, जंगली जड़ी बूटियाँ, इंसेक्ट्स, हशरात, कीड़े मकोड़े, फंजी एंड वायरसेस, ये सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेस्ट हैं, पेस्ट की शक्लें हैं। ये पेस्ट अगर फसलों में और प्लांट्स में मौजूद हों तो ये उनको नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये सॉइल में मौजूद हों या वाटर रिजर्व के अंदर मौजूद हों तो फिर ये प्लांट्स के साथ साथ एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स को भी इफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स की ये दोनों कंपोनेंट्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। पहला, इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी बहुत ज़्यादा फसलों को उगाना। स्टूडेंट, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें अपनी ज़मीन से फ्रीक्वेंटली क्रॉप्स हासिल करने के लिए वहाँ पे हमें कोई ना कोई फसल उगाना पड़ती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे क्रॉप्स और प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जब हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, तो उससे क्या होता है, ये केमिकल्स पानी के ज़रिए से सीप होते हुए नीचे ग्राउंड वाटर के अंदर सीप हो जाते हैं। ऐसे केमिकल्स का ग्राउंड वाटर के अंदर सीप होना लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। अब इस लीचिंग प्रोसेस की वजह से वाटर रिजर्व्स के अंदर या ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट साल्ट और फॉस्फेट साल्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और इन साल्ट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर रिजर्व्स हैं वो पोल्यूशन का शिकार हो जाते हैं, कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है। अब सेकंड इफेक्ट क्या है इन एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स का? सफोकेशन इफेक्ट, स्पेशली ऑन एक्वेटिक लाइफ। यानी ये एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसमें ये सफोकेशन इफेक्ट पैदा करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो चूंकि ये दोनों केमिकल्स नाइट्रेट साल्ट और फॉस्फेट साल्ट पे मुश्तमिल होते हैं, जब ऐसे साल्ट एंटर होते हैं पॉन्ड्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर या रिवर्स के अंदर, और फिर ये साल्ट काफ़ी देर तक वाटर रिजर्व्स के अंदर मौजूद रहते हैं, तो वहाँ पे ये रैपिड ग्रोथ और फलजाई करते हैं।
अब ये जो अल्जाई जिनकी ग्रोथ होती है वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, जिससे एक तो एक्वाटिक लाइफ को जो डायरेक्ट सनलाइट की एक्सेस है वो कम हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारी एक्वाटिक लाइफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को डिस्टर्ब कर बैठती है, जिसमें उनका फोटोसिंथेटिक प्रोसेस सही तरीके से नहीं हो पाता। इसके अलावा जब ये अल्जाई डाई करते हैं और डिके होते हैं तो ये अपनी डीकम्पोजिशन के लिए वाटर से ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि वाटर रिजर्व के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ सफोकेशन फील करती है, और अगर ये सफोकेशन सिवियर हो तो फिर उनकी डेथ भी काज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। अच्छे तरीके से आपने इसको देख भी लेना है और प्रिपेयर भी कर लेना है। अब बुक से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने ये टॉपिक कहाँ से लेके कहाँ तक तैयार करना है। सामने अगर टेक्स्ट बुक को देखें तो आपको पेज नंबर 145 नज़र आ रहा है, जिसमें आपको हेडिंग नज़र आ रही है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। इसका ये पहला पैराग्राफ, देन उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, और उसके बाद लास्ट थर्ड पैराग्राफ, जो कि डोमेस्टिक सेवेज कंटेन अ वाइड वैरायटी से लेकर सब्सटेंसेस ऐड टू द वाटर पोल्यूशन, यहाँ तक ये कंप्लीट आपका डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स है। देन उसके बाद हमने पढ़े हैं एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, जो कि आपका पहला पैराग्राफ वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल वेस्ट। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ ऑन द अदर हैंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड आइदर डायरेक्टली, एंड देन उसके बाद एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स हैव ड्यूअल इफेक्ट्स, जो हमने 1 by 1 स्टडी किए थे। नंबर 1 इंटेंसिव कल्टीवेशन और नंबर 2 सफोकेशन। तो ये सफोकेशन प्रोसेस यानी इस पेज पे मौजूद ये सारा का सारा टॉपिक आपका। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज से जो कि पेज नंबर 146 है, उस पर भी ये 2 लाइन्स दी हुई हैं कि एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डेप्लीट द वाटर, एक्वाटिक एनिमल फील सफोकेशन एंड अल्टीमेट डाई ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ तक ये हमारे 2 टॉपिक हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।